ठीक है। तो पिछले वाले क्लास में हम लोग का करंट डेंसिटी तक हम लोग किए थे ना, ठीक। तो करंट डेंसिटी के बाद उसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था मोबिलिटी। ये मेरे को लग रहा था कि डिलीटेड है, लेकिन नहीं है वो डिलीटेड, वो तुम्हारे सिलेबस में छोटे छोटे पार्ट्स में दिए हुए रहते हैं, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स है। तो भाई 2 मार्क्स से क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट मान करके ही इन सब चीजों को दिमाग में बिठा करके रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, छोटा सा ही टॉपिक है, इसके बाद फिर हम लोग सीधा उतरेंगे ओम्स लॉ पे, मोबिलिटी। इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, मोबिलिटी इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मोबिलिटी क्या होता है अगर ये बोला जाए तो बेसिकली इसमें ये समझो कि जो करंट कैरियर्स होते हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने पहले वाले क्लास में पढ़ा हुआ देखे थे, उसमें सॉलिड में करंट कैरियर्स क्या होते हैं, फिर लिक्विड्स में क्या होते हैं, और फिर गैस में क्या होते हैं। एक वहां पे सेमीकंडक्टर्स में तुमको लिखाना भूल गया था, ठीक है। उसको हम लोग तो फिलहाल सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन सेमीकंडक्टर में 2 टाइप के करंट कैरियर्स आ जाते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन्स और साथ साथ में होल, ठीक है। होल्स जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो उसको हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये मोबिलिटी को समझ लो। तो कोई से भी जो चार्ज कैरियर होते हैं, मोबिलिटी, सिर्फ मोबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है अगर किसी तरीके से समझने की कोशिश करो तो सिर्फ मोबिलिटी का मतलब क्या समझते हो? मोबाइल का मतलब क्या होता है? फोन। हेलो हेलो, बताओ भाई, मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मोबाइल का मतलब क्या होता है, यही बता दो मेरे को। आप पैदल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। मोबाइल का मतलब होता है कोई सी चीज में मोशन आना, ठीक है, तब हम लोग उसको मोबाइल बोला जाता है। उस जैसे अगर क्लास 10th में पढ़े हुए रहोगे तो उसमें प्लांट्स और क्या बोलते, जैसे पहला वाला चैप्टर क्या था, उस पे लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो उसमें मोबिलिटी देखा जाता है। तो मोबिलिटी में जो लिविंग बींग्स होते हैं, 2 टाइप से हम लोग को क्लासिफाई किया जाता है, एक मोबाइल और दूसरा इमोबाइल। इमोबाइल कौन हो जाएंगे? जो प्लांट्स। क्लियर? प्लांट्स अपने जगह से दूसरे जगह पे जाते ही नहीं है। और हम जो होते हैं, हम मोबाइल होते हैं। बोलने का मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम लोग आना जाना कर सकते हैं, इसी चीज को बोला जाता है मोबाइल होना या फिर मोबिलिटी। क्लियर? क्लियर? तो मोबिलिटी बोलने का मतलब, अगर हम लोग किसी एक कंडक्टर में, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसमें चार्ज क्या होंगे? चार्ज क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे, मतलब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा उसमें। तो चार्ज जो होंगे यहाँ पे मोबाइल होंगे। बेसिकली चार्ज मोबाइल नहीं होते, चार्ज कैरियर्स मोबाइल होते हैं। क्लियर? जो कि चार्ज को लेकर के जाने वाले फैक्टर्स होते हैं। जैसे सॉलिड की अगर बात करेंगे तो सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं ये चार्ज कैरियर होते हैं। क्लियर? उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, और वो जब एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो हम लोग का चार्ज जो रहता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंच जाता है। आगे इतना समझ में? तो इस बेसिस पे मोबिलिटी का मतलब हो जाएगा कि जो चार्ज कैरियर्स रहते हैं, ये किसी भी कंडक्टर में किस टाइप से ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो इसके लिए प्रॉपर डेफिनेशन जो आएगा, सीधा डेफिनेशन पहले लिख लो, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इज डिफाइंड एज the ratio of drift velocity and electric field applied across the end of the conductor. अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो ये हम लोग बोल रहे हैं इसको क्या चीज? मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है। तो इसको अगर रिप्रेजेंट किया जाएगा, फॉर्मुलेट किया जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे म्यू इज इक्वल्स टू
बोल रहा ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो क्या होता है ये वीडी डिवाइड बाय यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बोलने का मतलब ई, ये हो जाएगा तुम्हारा मोबिलिटी के लिए फॉर्मूला। इसी को अगर और एक्सटेंड करके लिखना है तब के केस में, पिछले वाले वीडी क्लास में आई थी ना, हाँ वीडी का वैल्यू बोल पीछे, हाँ हाँ, अरे एल बाई एम थोड़ी था, टाउ बाई एम था, ठीक। और उसमें से कैपिटल ई को फिर रिप्लेस करने के लिए मैंने बोला था वी बाई एल से, तो कल आई नहीं थी, तो फिर वो जो वी बाई एल था वो कहां से लाएगा था, वो कल के पहले वाले ही टॉपिक में बताया गया है, तो एक बार जाकर के वीडियो देख लेना। तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई, क्लियर। अगर इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो वी डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ई कैपिटल ई टाउ टाउ डिवाइड बाई एम, और यहां पे क्या आ जाएगा फिर ई, ठीक है, ई से ई कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा ई टाउ डिवाइड बाई एम। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ध्यान दो यहां पे, इसका यूनिट लिख लोगे क्या, अरे यहां पे ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, चार्ज का यूनिट कूलम, ये टाउ, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, मतलब टाइम ही है ना भाई, तो टाइम को क्या लिखोगे यहाँ पे, सेकंड, तो ये हो जाएगा कूलम सेकंड पर, नीचे में क्या है मास, तो मास का ऐसा यूनिट केजी बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट। अब इसके बाद हम लोग को देखना है यहाँ पे, ध्यान से देखो, ध्यान से, यहाँ पे मोबिलिटी जो है, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स जो है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, देख के बताओ मेरे को, आखिरी वाले फॉर्मूले को देख के बताओ, और एम पे, क्योंकि ई जो है ये तो कांस्टेंट है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू बोलने का मतलब मोबिलिटी जो है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, एक हो जाएगा टाउ और दूसरा हो जाएगा मतलब रिलैक्सेशन, ये रिलैक्सेशन टाइम नहीं है, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। याद करो हम लोगों ने टाउ निकाला हुआ था T1 प्लस T2 प्लस T3, मतलब टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 और टाउ एन तक लेकर के गए थे, डिवाइड बाई एन किए हुए थे, तब जाकर के हम लोग का मिला तो हुआ था वहां पे टाउ, क्लियर। तो ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, ये एक इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम नहीं है, ये दिमाग में बिठा करके रखना, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे उनके उनका ये रिलैक्सेशन टाइम होगा, बन जाएगा ये, ठीक है। तो ध्यान दो, यहां पे ये जो म्यू है ये डिपेंड कर रहा है टाउ और मास दोनों पे, क्लियर। जैसे मान लो यहां पे हम लोगों ने लिया हुआ है एक कंडक्टर, यहां पे है मान लो एक कर्नेल या फिर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और यहां पे एक मान लो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जाएगा तो इनसे इनके बीच का जो टाइम होगा इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टाउ, क्लियर, मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम पीरियड। अब ध्यान दो यहां पे, म्यू का मतलब क्या है, मोबिलिटी, मतलब कैसे वो आगे बढ़ेगा, तो ये पहले तो ये फैक्टर डिपेंड कर रहा है मास के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो समझो जिसका मास ज्यादा होगा वो धीरे धीरे जाएगा भाई, तो मोबिलिटी वाले केस, सॉरी मास के केस में मोबिलिटी अगर दिया जाता है तो ध्यान से इसके लिए एक एक्सेप्शन समझे रहना, कि सारे इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी तो कंडक्टर्स के केस में सेम हो जाएगा, लेकिन जब हम लोग सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में हम लोग के चार्ज कैरियर्स दो होते हैं, अभी मैं चिल्लाया था दो, उसके लिए क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और दूसरा होल्स होते हैं उसमें, ठीक है। होल्स जो रहते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे फिर वहां पे। तो इसके बारे में डिटेल हम लोग को करना है पूरा तुम्हारा लास्ट चैप्टर में, इस पूरे सिलेबस के लास्ट चैप्टर, तुम्हारा लास्ट चैप्टर क्या है यहाँ पे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में जब हम लोग पहुंचेंगे वहां पे हम लोग इसके बारे में डिटेल डील करने वाले हैं, लेकिन यहीं पे उसको दिमाग में बिठा लो कि सेमीकंडक्टर जो रहते हैं उसमें दो चीजें चार्ज कैरियर्स होने वाले रहेंगे, या दो फैक्टर चार्ज कैरियर्स होने वाले रहेंगे, एक हो जाएगा उसमें से इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे हो जाएंगे होल्स। होल्स जो रहेंगे ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करके लेकर के जाने वाले हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे ये नेगेटिव चार्ज कैरी करके लेकर के जाने वाले हैं। अब यहाँ पे ये समझो कि मान लो कि मैंने सेमीकंडक्टर, हालांकि बनेगा नहीं लेकिन फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, मान लो मैंने कॉपर का सेमीकंडक्टर बनाया, तो कॉपर के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और कॉपर का ये प्लस आयन भी हो जाएगा, तो कॉपर का जो प्लस आयन है, ध्यान से मेरे को बताओ कि इलेक्ट्रॉन और कॉपर के प्लस आयन दोनों का मास इक्वल होगा कि कम ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, ये प्लस आयन पॉजिटिवली चार्ज,
तो कॉपर के ही एग्जांपल से मेरे को बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है वो इलेक्ट्रॉन, और ये जो बचा हुआ तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये दोनों का मास इक्वल होगा या अलग अलग होगा? इक्वल। पीछे अलग अलग, तो इधर इक्वल। बोल क्यों अलग अलग होगा? अच्छा, चल इक्वल क्यों होगा? तू भी तुक्का मारी है? नहीं, अच्छा सोच के बोलिए। हाँ बोल। हाँ ठीक, तो तू जो सोच रही है, तू मास, मैं बोल मास रहा हूं, तू बोल, तू भी मास बोल रही है, लेकिन तू सोच उसके चार्ज के बारे में रही है, इसी वजह से उसको इक्वल बोल रही है? क्लियर हुआ? मैं क्या बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया? मैं ये बोल रहा हूं, तू ये सोच रही है कि ये चार्ज नेगेटिव है और ये चार्ज पॉजिटिव है, तो तू चार्ज के बेसिस पे दोनों को इक्वल बोल रही है। मैं मास की बात कर रहा हूं। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और वो एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का मास इक्वल होगा कि डिफरेंट होगा? सिंपल सी बात है भाई, डिफरेंट होगा। ठीक, तो तू सुनी चीज सही है लेकिन सोच उसको गलत ली। तो चार्ज जो है इन दोनों में इक्वल होने वाला है, लेकिन मास जो रहेंगे भाई डिफरेंट होंगे, क्योंकि एक ये कॉपर का पूरा एलिमेंट है पैदलो, समझो पूरा एक एटम है, सिर्फ उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ही निकाले हैं, तो एक एटम का मास और उसमें से निकला हुआ एक इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होंगे क्या? बोल तो रहे ये कर्नेल है, मतलब ऐसा एलिमेंट जहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। क्लियर? तो दोनों के मासेस जो रहेंगे ये अलग अलग होंगे, और जिसमें से मास ज्यादा किसका होगा? पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल का होगा या फिर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन का होगा? सिंपल कर्नेल का होने वाला है, क्योंकि इसमें कॉपर का अगर एलिमेंट लेते हो तो उसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन निकला हुआ, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, उसका न्यूक्लियस बाकी है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे पड़े हैं उसका पूरा मास बनाने के लिए। तब के केस में पॉजिटिवली चार्ज जो बॉडी है, जिसको कि हम लोग आगे चलकर, हालांकि यहाँ पे मैंने कॉपर का एग्जाम्पल लिया, होगा नहीं कॉपर का, मैं पहले ही बता रहा हूँ, कॉपर से नहीं बनने वाला सेमीकंडक्टर, कॉपर एक प्योर कंडक्टर है। हम लोग उधर आर्सेनिक और जर्मेनियम देखने वाले हैं, ठीक है? तो हालांकि उन चीजों के बारे में अभी डिटेल तुमको नहीं पता है, इसी वजह से मैंने कॉपर का एग्जाम्पल लेकर के बता दिया। क्लियर? तो होल्स क्या हुए? इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बचा हुआ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल और इसका मास भरा पड़ा है पूरा। क्लियर? अब समझो, जब हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मोबिलिटी है, जो मोबिलिटी है ये डिपेंड कर रहा है किस पे? मास पे। मास अगर ज्यादा होगा तो मोबिलिटी कम होगा, मास अगर कम होगा तो मोबिलिटी ज्यादा होगा। तो मान लो यहां पे मैंने एक ये बाउंड्री लाइन बनाया। अब मोबिलिटी क्या होता है एक्चुअली में वो भी समझ लो। मान लो मैंने यहाँ पे एक बाउंड्री लाइन बनाया, तो मोबिलिटी किसको बोला जाएगा? कितने नंबर या कितने अमाउंट ऑफ जो चार्ज है, स्पेसिफिक टाइप का चार्ज है, वो इस बाउंड्री को क्रॉस करके आगे निकल गया, उसी को हम लोग बोलेंगे भाई मोबिलिटी, एक तरीके से। ठीक है? तो अगर हम लोग यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज होल का निकालने की कोशिश करेंगे, तो पॉजिटिवली चार्ज का मास ज्यादा है, इसके वजह से उसका मोबिलिटी कम हो जाएगा। क्लियर? तो कम अमाउंट में जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो इस बाउंड्री को क्रॉस करके आगे निकल पाएंगे। आया इतना बात समझ में? ठीक है? दूसरा समझो, यहां पे जो ये मोबिलिटी है ये डिपेंड कर रहा है दूसरे फैक्टर किस पे? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे, मतलब टाउ पे। तो टाउ का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, ठीक है, टाइम पीरियड दोनों के बीच में जितना ज्यादा होगा, मोबिलिटी का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। कैसे समझो? क्योंकि यहां पे जैसे मान लो ये दो दो कर्नेल हो गया। क्लियर भाई? तो ये जितने ज्यादा दूर होंगे फ्री पाथ उतना हो जाएगा किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल करने के लिए। और जितना फ्री पाथ होगा उतने आराम से इलेक्ट्रॉन पास होकर के निकल जाएगा। वहीं अगर मान लो मैं यहाँ पे कर्नेल बना दिया, यहाँ पे कर्नेल बना दिया, अब इलेक्ट्रॉन को पूरा बाउंड्री क्रॉस करना है तो कितने कर्नेल से टकराना पड़ेगा? फिर 3 4 दिख रहा है यहाँ पे। यहां से इलेक्ट्रॉन अगर आना चालू करेगा इधर, 1 2 3 4, चारों से टकराएगा, तो भाई यहाँ पहुंचने में उसको टाइम भी तो लग जाएगा बहुत ज्यादा। रिलैक्सेशन टाइम नहीं, यहां पे पहुंचने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। बात समझे? और जितना खाली रहेगा ये, जितना खाली रहेगा इतने इनके बीच का फ्री पाथ उतना ज्यादा, और फ्री पाथ जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम भी उतना ज्यादा मिल जाएगा। और एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है, उसका जो स्पीड रहता है, ये रिलैक्सेशन टाइम पे ज्यादा होता है। बात समझ में आ रहा है? बात मतलब समझो, क्या बताया गया था तुमको? इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलते हैं, लेकिन ये थोड़ी बोले कि उनके पास एक्सेलरेशन नहीं होते हैं। क्या बोला गया था? उनके पास एक्सेलरेशन होता है, लेकिन दो कर्नेल के बीच में कोलिजन के बीच या फिर दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में टाइम पीरियड इतना या फिर एक्सेलरेशन का वैल्यू इतना कम होगा कि हम लोग उसको नेग्लिजिबल मान लेंगे। अब मान लो कि
एक कर्नेल यहाँ पे, दूसरा कर्नेल बहुत दूर में है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो बकायदा तुमको एक्सेलरेटेड मोशन दिखेगा कि नहीं दिखेगा फिर वहां? समझे? यहाँ पे दो कर्नेल एकदम पास पास में आ जाने की वजह से टाइम पीरियड, मतलब कि क्या बोल रहे थे यहाँ पे, अरे क्या बोल रहा था यहाँ पे, एक्सेलरेशन, वो नेग्लिजिबल था। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों दूर दूर में रहेंगे तो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा वहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा या फिर जो भी चार्ज कैरियर रहने वाला होगा, और उसका मोबिलिटी तब ज्यादा हो जाएगा। तो मोबिलिटी किस केस में ज्यादा हुआ? जब टाउ का वैल्यू ज्यादा है। और मोबिलिटी किस केस में कम होगा? जब मास ज्यादा होगा। तो मास से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे अगर बात करेंगे, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये बकायदा यहाँ पे लिखो, जहां जहां टाउ लिखा गया रहेगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम नहीं होगा। हालांकि कल की क्लास में मैं इसको रिलैक्सेशन टाइम चिल्लाया था, ठीक है, बोलेंगे भले ही अभी हम लोग इसको रिलैक्सेशन टाइम, अब कितने बार उसको एवरेज एवरेज चिल्लाते रहे, लेकिन दिमाग में बिठा करके रखना कि ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द चार्ज कैरियर, मास ऑफ द चार्ज कैरियर। क्लियर? तो ये हो गया भाई मोबिलिटी का छोटा सा टॉपिक, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कभी भी पूछा जा सकता है। तो जितने भी हम लोगों ने पिछले चैप्टर से इस चैप्टर तक शॉर्ट डेफिनेशंस देखे हुए हैं, जैसे तुम्हारे 1 एम्पियर का डेफिनेशन हो गया, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन, प्लस उसके फॉर्मूले, प्लस उसका एसआई यूनिट, और साथ ही साथ उसका डायमेंशन फॉर्मूला, इतने सारे ही टर्म्स के तुमको याद रहने चाहिए सबको। भले ही कॉपी के एक जगह पे मैंने तुमको अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट, या फिर कॉपी में कैसे तुमको नोट्स बनाने हैं मैंने बता दिया है। फॉर्मूले सारे चैप्टर होने के बाद चैप्टर एंड में एक बार बना लेना। एक अलग से अगर कॉपी हो सकता है तो उसको बना लो, और उसमें 2 मार्क्स वाले जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिनके बारे में मैं तुमको सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स में बताते हुए आ रहा हूं, उनको सेपरेटली लिख लो, ताकि एग्जाम के पहले जब एक बार शॉर्ट रिवीजन मारोगे, क्योंकि दिमाग में तुम्हारे कॉन्सेप्ट रहेगा लेकिन फैक्ट जो रहेगा वो दिमाग से उतर चुका रहेगा। क्लियर? और फैक्ट याद करने का तुम्हारा एक ही तरीका है, क्योंकि सारे के सारे डेफिनेशंस के तुम्हारे 4 पार्ट्स दिखने वाले हैं। पहला उसका डेफिनेशन, दूसरा उसका फॉर्मूला, तीसरा उसका एसआई यूनिट, और चौथा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर? चारों में से अगर एक को अच्छे से समझ करके याद कर लेते हो तो बाकी 3 अपने से खुद से बना लोगे। आया बात इतना समझ में? ठीक है, तो देख लो भाई, पैटर्न तुमको मैं बताते हुए चल रहा हूं कि किस पैटर्न में तुम्हारा प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से हो सकता है, क्योंकि घर में तो पढ़ाई भगवान के भरोसे में है। तो जितना मैं पैटर्न बता दिया इतने कोई बस फॉलो कर लो, आराम से तुम्हारा सारा सिलेबस जो है वो बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। और तुमको फिर किसी केस में एग्जाम के पहले हो या फिर कभी भी हो, अगर पढ़ने का रिक्वायरमेंट हो गया तो फिर तुमको बोरियत फील नहीं होगा। चीजों को सेपरेट रखो, ठीक, डेरिवेशंस और ये बड़े बड़े जितनी चीजें सबको साइड में रखो। ये तब तुमको पढ़ने की इच्छा होगा जब तुम्हारे भेजे में बोझा आए, जब तुमको फील होगा कि नहीं भाई इसके बिना मैं तो फेल ही हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगी। आ रहा है बात समझ? तब तक उसको तुमको पढ़ने का इच्छा ही नहीं होगा। और इन्हीं के साथ में अगर सारे डेफिनेशंस और सारे फॉर्मूले को भी साथ के रखे हुए रहोगे तो वो भी मतलब कि जिंदगी में क्या पूरा इस साल भर पढ़ोगे ही नहीं उसको। क्लियर? तो चीजों को सेपरेट कर लो तो तुम्हारे लिए वो आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। इतने में मोबिलिटी जो है ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद के जो टॉपिक्स है मैं इसको बहुत ही स्पीड में निकालने वाला हूँ। 2 बहुत ही तुम्हारे लिए नोन टॉपिक्स हैं, एक हो जाएगा ओम्स लॉ, दूसरा हो जाएगा रेजिस्टेंस। और इन दोनों के बीच में हम लोग देखेंगे फिर बहुत सारी चीजें, मतलब 3 चीजों का भी हम लोग साथ में पढ़ेंगे। कौन कौन से हो जाएंगे बोलने से? एक हो जाएगा तुम्हारा ओम्स लॉ, दूसरा हो जाएगा रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी, और तीसरा इसी के साथ में अभी इंट्रोडक्शन के हिसाब से देखेंगे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ठीक है, और कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और कंडक्टर, इनके बारे में तो हम लोग को डिटेल में आगे के टॉपिक्स में फिर कवर करना है जब हम लोग सेल ईएमएफ वगैरह डील करने वाले रहेंगे। ठीक, तो अभी उसके बारे में इंट्रोडक्शन देख लेना भाई, और बाकी तीनों को हम लोग अभी साथ के पढ़ेंगे क्योंकि तीनों एक दूसरे से रिलेटिव है। एक चीज अगर समझ में आ गया तो तीनों को मैं एक साथ रिलेट कर दूंगा, तीनों ही तुमको समझ में आ जाएगी। क्लियर इतना? ठीक है, चलो भाई, आज के लिए मेन और सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग लगा लो, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तो जॉर्ज साइमन ओम नाम से ये प्राणी था, इसी ने ओम्स लॉ दिया हुआ है। ओम्स लॉ था क्या, अगर ये बोला जाएगा तो एनसीईआरटी तुम्हारा एक लॉ लेकर के चलता है, बाकी रेफरेंस बुक्स वगैरह में अगर देखोगे तो वो
जो लॉ है उसका वॉइस वर्सा को भी, मतलब कि उसके ऑपोजिट को भी ये रेफरेंस बुक्स एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि तुमको बोर्ड का ही टारगेट अभी लेकर के चल रहे हो, तो पहले तो हम लोग को एक ही को क्लियर करते हुए चलना है, सेकंड वाले को मैं बाजू में लिखते हुए चलूंगा, तो उसको साथ में लिख लेना। लेकिन अगर एग्जाम में अगर आया तो क्योंकि तुमको एनसीईआरटी के ही एलिमेंट्स उसमें लिखने हैं, तो इसी साइड की चीजों को ही बस लिख करके आओगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग ओम्स लॉ को डिफाइन कर लेते हैं। तो ओम्स लॉ बोलता क्या है, समझो, कल इसके बारे में मैंने शॉर्ट डेफिनेशन बता भी दिया। अरे बताए थे क्या इसके बारे में? आगे लिखो इसके लिए आज। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोन थ्रू अ कंडक्टर flown through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor. ठीक है? और क्या बोलना चाहिए, चलो इसको तो अलग से नहीं लिखते, रेफरेंस बुक्स इसका वॉइस वर्सा भी लेता है। बोलने का मतलब उल्टा कर दो इसको, वो क्या जाएगा, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोन थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है? इसी का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोन थ्रू इट। ठीक है? ये हो जाएगा। तो रेफरेंस बुक जो रहता है वो दोनों ही कंडीशंस को लेकर के चलता है, बट एनसीईआरटी में एक दिया हुआ है, यहाँ पे जो एनसीईआरटी का कंडीशन है वो इधर लिखते हैं और बाकी जो है उसको उधर लिख लेंगे। तो एनसीईआरटी क्या बोलता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है? और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। लिखने का इसका मतलब ये है क्योंकि बोर्ड जो है ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना करके दे सकता है। क्लास 10th में भी मेरे को दोनों को ही बताना होता है, क्योंकि बोर्ड जो है वो इससे रिलेटेड ग्राफिकल क्वेश्चन एक ठोक देगा। ठीक? तो 12th में भी ऐसा चांस हम लोग छोड़ नहीं सकते, इससे रिलेटेड ग्राफिकल क्वेश्चन आ सकता है। अभी हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ओम्स लॉ से रिलेटेड। ठीक? तो साथ ही साथ में तुमको IV कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताऊंगा, उसी का ये अपोजिट होने वाला होगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये तुम्हारा काम आएगा। इसको तुम्हारे असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन में ठोक सकता है सीबीएसई, या फिर ग्राफिकल वाले क्वेश्चन में एक ग्राफ दे देगा, उसमें फिर दे देगा कि तुम्हारा 4 ऑप्शंस देकर के क्वेश्चन बना करके पूछ देगा। क्वेश्चन किस हिसाब से बनेंगे ये टॉपिक खत्म होते होते तक तुमको पता चलेगा। तो पहले तो यहाँ पे आ गया ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यहां से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू R I। ये क्लियर हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा ओम्स लॉ। आया बात इतना समझ में? अब इसके लिए अगर लिखेंगे तो R इज इक्वल टू यहां से हम लोग को मिल जाएगा V बाई I। ये हम लोगों का डेफिनेशन हो जाएगा रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन इस केस में ये जो रेजिस्टेंस आया हुआ है ये तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है? ये क्या वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे हियर R इज कांस्टेंट। और एक इंटरेस्टिंग चीज समझो, फॉर्मूले में R इज इक्वल टू V बाई I आया हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू, किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का वैल्यू कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस और अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, बोलने का मतलब करंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पे हम लोग बकायदा नोट करके लिखेंगे कि हियर R इज द कांस्टेंट एंड R डज नॉट डिपेंड, या फिर R इज इंडिपेंडेंट ऑफ, R इज इंडिपेंडेंट ऑफ V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट मतलब I। तो इसको तुम वर्ड्स में लिख लेना। ठीक है? रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, किनसे इंडिपेंडेंट है, जो फॉर्मूले में आए हुए फैक्टर्स हैं ये उन्हीं से इंडिपेंडेंट है। उसका रेजिस्टेंस से किसी भी कंडक्टर का कोई लेना देना नहीं होता है। क्लियर?
तो ये भाई किसी ना किसी चीज पे डिपेंड कर रहा होगा, तो ये डिपेंड किस पे करता है? आर डिपेंड्स ऑन, अभी सिर्फ शॉर्ट में लिखो, डिटेल में आगे में लिखने वाले हैं। आर डिपेंड्स ऑन, एक तो हो जाएगा नेचर ऑफ द मटेरियल, क्लियर, एक हो जाएगा नेचर ऑफ द मटेरियल। सेकंड इसमें से आ जाएगा डायमेंशन ऑफ द मटेरियल या डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। डायमेंशन बोलने का मतलब उसके लेंथ, उसके विड्थ पे ये डिपेंड करने वाला है, उसका थिकनेस पे डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सेकंड, डायमेंशन ऑफ द मटेरियल। क्लियर। और तीसरे फैक्टर पे ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर जो है ये टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का डिपेंडेंसी जो है हम लोग इसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग को टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस देखना है, ठीक है। तो उस टॉपिक में हम लोग ये टेम्परेचर का पूरा कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं। और ये जो दो चीजें बताया हुआ है ये अभी हम लोग इसी के जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। मतलब रेजिस्टिविटी का जो आने वाला होगा अभी टॉपिक। तो इतने में कोई डाउट? इतने में कोई डाउट नहीं? इधर से अगर इसको लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी, तो ये हो जाता है आई इज इक्वल टू आर वी। इसको आर डैश वी लेते हैं, इसको क्या लिया जाएगा, आर डैश वी लिया जाएगा। फिर फाइनली यहां से आई डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, आर डैश, और इसी आर डैश को हम लोग लिखते हैं 1 आर। और ये आर अब दोनों सेम है। बात समझ में आया? ये आर और ये आर अब दोनों सेम है। बोलने का मतलब यहाँ पे आर इज इक्वल टू वी बाई आई था, तो 1/r मतलब रेसिप्रोकल हो गया, तो ये भी भाई पलट जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा दूसरा फॉर्म। हालांकि इस फॉर्म का यूज हमको कहीं नहीं करना, कहीं नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हम लोग देखेंगे। क्लियर? आ गया होगा इतना समझ में? फिर बहुत बढ़िया, लिख लिए। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। और आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स उस साइड में मैं लिखूंगा, वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, मतलब डायरेक्टली बुक में टॉपिक बना करके नहीं दिया हुआ है। क्लियर? और सीबीएसई का जो तुम्हारा सिलेबस भी आया हुआ उसमें भी मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बनाने के भरपूर चांस है, मैं पहले ही बता रहा हूं। तो भले ही ये सारे टर्म्स तुमको याद ना रहे, लेकिन जो उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होंगे वो आइडेंटिफाई होना चाहिए भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम लोग देख लेंगे इसी साइड में, और इधर ले लेंगे आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही तुमको बता देता हूं। देखो, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स और आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलने का सिर्फ इतना मतलब है, ग्राफ में अगर इधर लिए पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक चीज और बता दे रहा हूं भाई, पोटेंशियल में हर जगह पे वी वी लिखते हुए आया हुआ हूं, ये सिर्फ पोटेंशियल है मत समझना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया पिछले वाले चैप्टर में, पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस नहीं होता। सिग्निफिकेंस किसका होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का। तो जहां जहां पे भी हम लोगों ने वी लिखा हुआ है, समझ जाना कि वो डेल वी ही है, और क्वेश्चन तुमको उसी हिसाब से बनाने हैं। क्वेश्चन में अगर तुमको एक पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है तो दूसरे पोटेंशियल को किसके रिस्पेक्ट में बना रहा होगा, वहां पे इन्फिनिटिव के रिस्पेक्ट में, और इन्फिनिटिव में पोटेंशियल 0। क्लियर? और दो पोटेंशियल अगर दिए हुए रहेंगे तो समझ लेना वो V2 माइनस V1 तुमको करके वहां पे लिखना है। तो जहां जहां पे भी V लिखा हुआ है समझ जाना कि वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है। यहां पे भी जो हम लोगों ने V लिखा हुआ है ये भी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो देखो V अगर पोटेंशियल डिफरेंस इस साइड लेते हैं, करंट का वैल्यू इस डायरेक्शन में लेते हैं, तो इसको VI कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाएगा। क्लियर? और अगर हम लोग I को इधर लिए और V को इधर लिए, तब के केस में इसको IV कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाएगा। हम लोगों ने अभी क्या देखा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I,
तब के केस में यहाँ पे जो ये ग्राफ रिप्रेजेंट होकर के आने वाला है, ये कैसा तुम्हारा दिखने वाला होगा? स्ट्रेट लाइन। ये कैसे दिखेगा? स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किसी भी एंगल में इंक्लाइंड हो सकता है। ये मत समझना कि बीच में इसका 45 डिग्री 30 डिग्री या 90 डिग्री या कुछ भी एक ऐसा स्पेसिफिक एंगल बन रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, इसमें तुमको स्ट्रेट लाइन ही देखने के लिए मिलेगा, किसी भी एंगल में इंक्लाइंड हुए। क्लियर? तो ये हो जाएगा तुम्हारा वी आई ग्राफ। क्योंकि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। यहां से ये क्या हो जाएगा? आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ये आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी के लिए हो जाएगा। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये जो इंक्लिनेशन है इस लाइन का, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। ठीक है, और स्लोप जो रहता है, मान लो ये थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है, मान लो ये जो है ये थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है। ठीक, क्लियर? तब के केस में इसका ये जो इंक्लिनेशन है, क्लियर, टेन थीटा होता है। स्लोप जो रहता है इसको टेन थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर में क्या है? v, बेस में क्या है यहाँ पे? r, सॉरी i। ठीक है, तो v बाई आई, r इज इक्वल टू क्या होता है? v बाई आई। अभी अभी निकाले हुए थे। तो इसका जो स्लोप होता है, स्लोप किस चीज का वैल्यू प्रोवाइड करेगा? स्लोप प्रोवाइड रेजिस्टेंस, और r इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर v डिवाइड बाई बेस करंट i, v बाई आई। ये क्लियर हो गया? अब समझो यहां पे ध्यान से, और यही क्या है? टेन थीटा। थीटा का वैल्यू जितना बढ़ते जाएगा, इस वाले केस में थीटा का वैल्यू जितना इंक्रीज करते हुए चलोगे, ठीक है, थीटा का वैल्यू जितना बढ़ाते हुए चलोगे, यहां पे रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो उतना ज्यादा बढ़ते हुए चलेगा। यही केस अगर आईवी ग्राफ दिया हुआ है तो पलट जाएगा भाई। फिर आया बात इतना समझ में? अब ध्यान दो यहां, बहुत ही सिंपल से बात बता रहे हैं, क्लास 10th वालों का ही है। तो नहीं समझ में आएगा तो अपने आप को कोस लेना, और समझ में आ जाए तो भी अपने आप को शाबाशी मत देना, क्योंकि 10th के सिलेबस। ठीक, तीन ग्राफ मैंने प्लॉट किया। अगर इसको हम लोग ले लेते हैं R1, R2 और R3, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी आ जाएगा, ये R1, R2 और R3। अब मेरे को बताओ, इसमें R1, R2, R3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? इसमें R1 का, और उसमें R3 का होगा। क्लियर? तो यही ग्राफ का कंफ्यूजन तुमको बताने के लिए मेरे को दोनों ही टाइप से कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताने थे। अगर एग्जाम में यही ग्राफ प्लॉट करके आ गया, चार ऑप्शन दे दिया, चार यहाँ पे लाइन खींचा हुआ रहेगा, और बोलेगा कि किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, R1, R2, R3, R4 करके दे दिया, तो भाई अगर वीआई ग्राफ और आईवी ग्राफ में अगर कंफ्यूजन रहोगे, हाँ, तो फिर गलत टिक मार दोगे वहां पे, सिंपल सी बात। और बोर्ड जो है क्योंकि पता है इसमें सबको आंसर आता है, बोर्ड इसको करता क्या है? इसको घुमा देता है, वीआई के जगह में आईवी ग्राफ दे देगा और बोलेगा कि रेजिस्टेंस का वैल्यू बता दो अब, या फिर रेजिस्टेंस के इंक्रीजिंग ऑर्डर का सही पैटर्न क्या है आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शंस, ये दे देगा। आया इतना बात समझ में? तो इस बेसिस पे तुमको दोनों ही दिमाग में बिठा करके रखना है, इसमें कोई डाउट आएगा और नहीं? अब ध्यान दो, यहां पे ये जो स्लोप है, यहां पे ये जो स्लोप है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आर के। क्लियर? मतलब स्लोप के बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस का भी वैल्यू बढ़ते हुए चलेगा। ठीक है, या फिर आर का वैल्यू सीधा ऐसे लिख लो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। आर जो है स्लोप पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? आर का वैल्यू। और यहां पे जो है ये 1/r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, या उल्टा कर सकते हो, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर? तो ये भाई इसमें ये रिलेशन को दिमाग में बिठा करके रखना है तुमको, और इसी से तुमको कंफ्यूजन दूर करना पड़ेगा।
वी आई ग्राफ में वी वी वाई एक्सिस में, आई एक्स एक्सिस में, और स्लोप का वैल्यू जितना ज्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना ज्यादा बन जाएंगे इतने। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव में इस लेवल का क्वेश्चन देता ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव में देगा तो फिर मस्त घुमा के देगा, हवा नहीं लगेगा तुमको इतने कॉन्सेप्ट। क्लियर? लेकिन बोर्ड में मिनिमम में तुमको इतना कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए। ये भी अगर नहीं लिखे हुए रहोगे, थोड़ा सा बोर्ड अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया तो फिर पंचर हो जाओगे वहीं पे। ठीक है, छापो छापो इतने को जल्दी। हो गया क्या? हो गया इतना? चलो भाई, हो गया। तो देखो, ये तो हम लोगों ने ओम्स लॉ पूरा डिराइव कर लिया। अब ओम्स लॉ के बाद हम लोगों को इसी का एक वेक्टर फॉर्म देखेंगे, ठीक है, जिसको कि वेक्टर फॉर्म के साथ साथ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोला जाता है। क्लियर? इसी का एक वेक्टर फॉर्म देख लेंगे, और वेक्टर फॉर्म के बाद सीधा फिर हम लोग उतरेंगे रेजिस्टेंस या और रेजिस्टिविटी पे। क्लियर? चलो भाई ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग लगा लो पहले, वेक्टर या फिर इसी को बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक, क्लियर? देखो भाई आगे, मैंने अभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह और कुछ पॉइंट्स जो नोट नोट डाउन करने लायक उसको नहीं बताया हुआ, वो आगे में हम लोग डील करने वाले हैं उसके बारे में। मतलब कि जो ओम्स लॉ है, जैसे यहाँ पे तुम्हारा रेजिस्टेंस का यूनिट आएगा, ठीक, और यहाँ पे तुम्हारे कंडक्टर्स को डिफाइन करना होता है, ओमिक कंडक्टर क्या होता है, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें, उसको लास्ट में एक एक लाइन में बता दूंगा, तुमको समझ में आ जाएगा, वैसे भी वर्ड से भी समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे अगर बोल रहा हूँ ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, तो ओमिक कंडक्टर उन सारे कंडक्टर्स को बोलते हैं जो कि ओम्स लॉ को ओबे करेंगे। क्लियर? और नॉन ओमिक कंडक्टर्स उनको बोलते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। जनरली इसमें कंडक्टर्स क्या सेमी कंडक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले तो वेक्टर या फिर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ वेक्टर लॉ। अब इसको मैं तुमको निकालने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, बोर्ड में अगर आ गया तो बहुत ही इजी वे में इसको निकाल सकते हो। कहां गया हमारा ओम्स लॉ? ये यहां पे क्या लिखा हुआ है, V इज इक्वल टू आर आई। यहां पे समझने की कोशिश करना, V इज इक्वल टू आर आई लिखा हुआ है। ठीक है, अब अच्छा, लेकिन एक काम करते हैं, पहले रजिस्टिविटी तुमको मैं बता देता हूं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें। वेट, पहले रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा रजिस्टिविटी का यूज होना है, इसी वजह से मेरे को फिर उसको पहले बताना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिया हुआ है, जैसे शॉर्ट में समझने की कोशिश करो, पोटेंशियल इज इक्वल टू लिया हुआ है यहाँ से V इज इक्वल टू R और I। ठीक है, यहाँ पे अगर इसका वेक्टर फॉर्म निकालने की कोशिश करोगे तो V के लिए हम लोग यूज करते हैं वेक्टर के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि पिछले दोनों चैप्टर में स्टैटिक में पोटेंशियल क्या था, स्केलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। ठीक है, मतलब अरे उसको उसका वेक्टर फॉर्म नहीं होता, ठीक है, उसके लिए वेक्टर फॉर्म में हम लोग ई का यूज करते हैं। वहीं रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे रो के लिए, आगे आने वाला है रो अभी। और यहां से जो ये आई है, आई बोलने का मतलब करंट, इसके लिए वेक्टर फॉर्म अभी पिछले वाले में हम लोग देखे थे करंट डेंसिटी के नाम से, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, जे से। ठीक है, तो ये जो है ये है तुम्हारा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। लेकिन इसको डिराइव करने के लिए हम लोग को सबसे पहले रो को तो जानना पड़ेगा, बिना रो को जाने कैसे आगे बढ़ पाओगे फिर। क्लियर? तो पहले रो को क्लियर कर लेते हैं। तो एक काम करो, इसके बाद का टॉपिक जो कौन सा हेडिंग लगाए हुए हो, वेक्टर फॉर्म लगाए हो ना, उसको काट दो, वेक्टर फॉर्म ना लिखो। वेक्टर फॉर्म की जगह पे अभी हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस हम लोग देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, और साथ ही साथ रजिस्टिविटी भी निकाल लो। रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। क्लियर? पहले नंबर पे हम लोग लिखेंगे इस पे रेजिस्टेंस।
तो रेजिस्टेंस क्या होता है अगर ये बोला जाए तो भाई 10th के हिसाब से ही बोल सकते हो, बोल तो रेजिस्टेंस क्या होता है। अरे जैसे इच्छा है वैसे बता दे। किसके? ठीक, पीछे। एक्सप्लेन ही कर दे भाई, कौन बोला डेफिनेशन एग्जैक्ट बताओ। ठीक, सेम। भाई 12th में आओ, थोड़ा सा उसको डिफाइन करने के लायक तो कम से कम स्टेटमेंट दे दो। कौन बोल रहा है कि एग्जैक्ट तुमको उसको बुक के हिसाब से डिफाइन करना है। सिंपल सी बात है भाई, किसी भी कंडक्टर का ये एक प्रॉपर्टी होता है, और ये एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अपोज करेगा। सिंपल सी बात, यही तो बोलना था इसमें, और लिखोगे भी क्या, यही लिखना है तुमको। आया बात समझ में? तो लिखो, इट इज इसके दो डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस या फिर करंट। क्लियर? दूसरा डेफिनेशन इसका लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ratio of potential difference applied across the ends of a conductor and amount of electric current flown through it। फ्लोन थ्रू इट। ठीक है, एक काम करो, एक काम करो, ये जो ओम्स लॉ लिखे हुए थे इसके लास्ट में एक स्टेटमेंट और जोड़ दो, कीपिंग ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज्ड। ऑल फिजिकल कंडीशन बोलने का मतलब हो जाएगा टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, ये सारे के सारे अनचेंज, कीपिंग ऑल फिजिकल कंडीशंस अनचेंज्ड। ठीक है, कोई से भी फिजिकल चेंज में चेंज नहीं होना चाहिए, फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट लेकर के चलना चाहिए। वो एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखाना भूल गया था। आगे तो यहाँ पे क्या लिखे, करंट फ्लोन थ्रू इट लिख लिए। ठीक है, तो इसके लिए आर के लिए तो फॉर्मूला हम लोग पहले भी देख चुके हैं भाई, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, वी बाई आई। और आर का जो यूनिट आता है ऐसा यूनिट, बोल तो क्या होगा आर का, पर एम्पियर होगा। तो इसका एक ऐसा यूनिट आ जाएगा वोल्ट पर एम्पियर, और हम लोग इसका दूसरा ऐसा यूनिट लिखते हैं ओम। ठीक, तो इसके दो ऐसा यूनिट्स आ जाएंगे, एक तो हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर, या फिर ओम। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस टाइप के साइन के साथ, ये तो पता ही होगा भाई, ओम। ठीक है, तो अब यहां से तुमको फिर वही, एक एम्पियर का हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया, एक वोल्ट का डेफिनेशन देख लिया, यहां से एक ओम का डेफिनेशन बताओ अब यहां से क्या हो सकता है।
ध्यान से समझो, 1 ohm रेजिस्टेंस इज डिफाइंड व्हेन 1 कितना एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोन थ्रू अ कंडक्टर, जिसमें एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का क्रिएट हुआ रहना चाहिए, 1 वोल्ट का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ क्या बोलना चाहिए उसको, कंडक्टर, एंड 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोन थ्रू इट, देन रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इज नोन एज 1 ओम। लिख लोगे अब। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क रहा। होमवर्क क्या है भाई, बनाना सीखो अब डेफिनेशन, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में कितने सारे चीजों को रट्टा मार के जाओगे, अभी आगे आने वाले टॉपिक्स में और मिलेंगे। तो चीजों को समझो और खुद से उसको बनाने का कोशिश किया करो। तो 1 ओम का डेफिनेशन तुमको आना चाहिए, 2 मार्क्स में बोर्ड ठोक सकता है। ये तुम्हारा होमवर्क। चलो, तो इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद एक छोटा सा इसमें क्या बोलते हैं, थ्योरी टाइप का लिख सकते हो कि कॉज ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है। तो ये बहुत ही शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो ठोक देना, नहीं तो फिर भूल जाओ ना इसको। क्या बोल रहा है इसमें, कॉज। कॉज सिंपल सी बात है भाई, रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे, जितना ज्यादा किसी भी एक चार्ज कैरियर का कंडक्टर के अंदर में कर्नेल से कोलिजन होगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा। तो जो कोलिजन होता है बार बार, वो होता क्या है, वही ऑब्स्टिकल्स है। वही ऑब्स्टिकल्स बोलने का मतलब वो सारे के सारे बैरियर्स हैं किसी भी एक चार्ज को फ्लो होने देने के लिए। तो वही जो कोलिजन्स हैं वही क्या ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कोलिजन बिटवीन चार्ज कैरियर्स एंड कर्नेल। ठीक है, एंड कर्नेल। क्लियर हुआ ये, तो ये हो जाएगा कॉज। मैंने एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है, अब इसका कहानी बना लेना। फिर कहानी बना लेना। कहानी कैसे बनाओगे, ऐसे कंडक्टर दिखा देना भाई। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ उसमें एटम्स ज्यादा आते जाएंगे, जितने कॉम्पैक्टली पैक्ड होते जाएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे उतना ज्यादा टकराते हुए चलेंगे उसमें से। इस हिसाब से कहानी वहानी बना करके लिख देना। आखिरी में फिर लिख देना कि कोलिजन बिटवीन चार्जेस एंड कोलिजन बिटवीन चार्ज कैरियर्स एंड कर्नेल इज कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर, गुड। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस होता है ये कौन, अभी लिखे थे ना यहाँ पे किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स देखे, सबसे पहले तो नेचर ऑफ द मटेरियल, वो तो छोड़ दो। अब नेचर के हिसाब से तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ये हम लोग रेजिस्टिविटी में ही देख लेंगे। ठीक, और उसके क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग मटेरियल अलग अलग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ये कैसे जानोगे, क्योंकि हम लोग डिफरेंट टाइप के मेटल्स का जो यूज होता है ये अलग अलग प्लेसेस पे करते हैं, अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस ऑफर करवाने के लिए। जैसे जो इलेक्ट्रिक बल्ब आता है उसमें टंगस्टन का वायर यूज किया जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक हीटर आता है उसमें नाइक्रोम का वायर यूज किया जाता है। क्लियर, जो क्या बोलना चाहिए, हम लोग घर में हाउस होल्ड करंट यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग एल्यूमिनियम या फिर कॉपर का वायर यूज करते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफर हम लोग को जिस हिसाब से करवाना होता है उसी हिसाब से हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर्स का यूज करते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये अब हम लोग को देखना है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, अगला हेडिंग लगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो देखो बेसिकली 2 ही फैक्टर्स हम लोग को देखना है। एक तो किसी मतलब कि फैक्टर हम लोग को एक ही देखना है, डायमेंशन, जो हम लोगों ने 3 लिखा हुआ था उधर, क्या क्या लिखा था, एक तो नेचर, दूसरा डायमेंशन और तीसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला होगा, और नेचर जो है वो भी इसी के साथ में अभी आगे में कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग को बेसिकली इसमें किससे डील करना है,
उसके डायमेंशन से। तो दो फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा। सबसे पहले लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ एल लिख लेना, ठीक। और सेकंड इस पे आ जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्रॉस सेक्शनल एरिया को इसमें ए ले लेंगे। तो ध्यान दो, रेजिस्टेंस जो रहता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, और रेजिस्टेंस जो होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। बोलने का मतलब लेंथ जितना बढ़ाते हुए चलेंगे, लेंथ जितना बढ़ाते हुए चलेंगे क्या होते जाएगा, उतना रेजिस्टेंस बढ़ते हुए चलेगा। और क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बढ़ाते हुए चलेंगे रेजिस्टेंस उतना कम होते हुए चलेगा। तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। अगर दोनों को साथ के लिखोगे तो क्या आ जाएगा, यहां से आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइड बाई ए, यही हो जाएगा। और यहां से अगर हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस का। ये आ जाएगा तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला। यहां से अगर निकालेंगे दूसरा टर्म तो रो इज इक्वल्स टू, यहां से हो जाएगा रो इक्वल्स टू आर ए डिवाइड बाई एल, और इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, क्लियर? इतना लिखो, पूरा लिखो। लिखिए क्या, हो गया? ठीक है भाई। तो अच्छा 7 बजिएगा, ठीक है चलो। तो आज रजिस्टिविटी को ही खत्म कर देते हैं, फिर बाकी जो टॉपिक्स इसको कल कवर करेंगे। तो समझो पहले कि रजिस्टिविटी होता क्या। अगर 10th में पढ़े हुए हो, थोड़ा मोड़ा भेजे में हो, तो किसी को कुछ याद है रजिस्टिविटी होता क्या है? सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो भाई रजिस्टिविटी क्या होता है। अगर भेजे में आया तो बहुत बढ़िया। हाँ नहीं नहीं, वो तो रेजिस्टेंस ही हो जाएगा। मतलब रजिस्टर करने वाला जो प्रॉपर्टी रहता है वो तो रेजिस्टेंस ही हो गया भाई, सीधी सी बात है। रजिस्टिविटी क्या होता है, पीछे सुना है कभी? इधर समझो, रजिस्टिविटी जो बोल रही थी कि इसमें रेजिस्टेंस ही ऑफर करेगा, तो ये भी रेजिस्टेंस ही ऑफर करता है। लेकिन हम लोग को इसको जो देखना है, इसको जनरली दूसरे दूसरे टर्म अगर इसका यूज किया जाए तो इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक। लिख लो, रजिस्टिविटी के जहां पे लिखे हुए हो वहीं पे लिख लो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको बोला जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब समझो ये रजिस्टिविटी जो रहता है ये मटेरियल स्पेसिफिक होता है। रजिस्टिविटी जो है ये मटेरियल स्पेसिफिक होता है, और किसी भी मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम लोग उसका रजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या एकदम शॉर्ट में मैं निपटाया हूं? क्या बोला मैं, किसी भी मटेरियल का यूनिट वॉल्यूम जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो उसका क्या होता है, रजिस्टिविटी होता है। भेजे में आया? जनरली बुक्स में तुमको ये यूनिट वॉल्यूम नहीं लिखा हुआ रहता, मैं अपने से बता दिया, वो यूनिट वॉल्यूम बुक में लिखा हुआ रहता है यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया और यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया मिला होगा तो क्या बनेगा, तुम्हारा यूनिट वॉल्यूम ही बनेगा भाई उसमें। क्लियर? तो बुक्स में तुमको ये वाले डेफिनेशन मिलता है, मतलब यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ। ठीक है, तो रजिस्टिविटी एक बार एक काम करते हैं, डिफाइन ही कर देते हैं। रजिस्टिविटी लिखो इसमें, रो। ठीक है, रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। ठीक, इसमें लिखना इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द, सॉरी, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द मटेरियल।
अब यहां पे ध्यान से समझो इसको, ऐसे समझो, जैसे मान लो कि मैंने एक लोहे का इतना बड़ा ब्लॉक लिया, ठीक है, सॉलिड ब्लॉक, लोहे का इतना बड़ा ब्लॉक लिए, ठीक। एक और मान लो मैंने लोहे का इतना बड़ा ब्लॉक लिया, इससे थोड़ा सा छोटा, क्लियर। अब यूनिट वॉल्यूम मान करके चलो इतना इतना वॉल्यूम होगा, तो यूनिट वॉल्यूम मान लो ये हो गया, दोनों ही किसके ब्लॉक है, आयरन के, ठीक है, दोनों ही आयरन के ब्लॉक्स। तो यूनिट वॉल्यूम मान लो मैंने यहां पे इतना काटा, ये है इसका यूनिट वॉल्यूम, और सेम यूनिट वॉल्यूम तुमको इसमें से काट के निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों जगह से जब ये यूनिट वॉल्यूम काट करके निकालोगे, तो तुम्हारे जो तुम्हारा लोहा आने वाला होगा, ये यही दो टुकड़ा होगा, इन दोनों के डायमेंशन इक्वल। अब बताओ ये दोनों जो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे अलग अलग होगा या फिर इक्वल होगा? सिंपल एक ही होगा भाई, क्योंकि दोनों ही लोहे से बना हुआ है, तो लोहे के जो एटम्स रहेंगे वो उतने ही पास पास होंगे, जितना इसमें उतना ही इसमें, क्लियर। पहला चीज, दूसरा हो जाएगा, दोनों को हम लोगों ने सेम डायमेंशन में काट करके बाहर निकाला हुआ है, और दोनों का हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, यूनिट वॉल्यूम लिया हुआ है। तो यूनिट वॉल्यूम लोहे तुम किसी भी ब्रह्मांड के दुनिया से ले आओ या किसी भी कोने से ले आओ, दोनों ही तुम्हारे जो ब्लॉक होंगे 1 यूनिट वॉल्यूम के उतने ही रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। आया इतना बात समझ में? दूसरा कंडीशन यहाँ पे समझो, अगर मान लो मैं यहाँ पे लोहे का ब्लॉक ना लेकर के दो मैंने लिया हुआ यहाँ पे कॉपर के ब्लॉक्स, ठीक, और कॉपर के ब्लॉक से भी सेम वैसे ही दो टुकड़े अगर निकाले, कॉपर के ब्लॉक से सेम ऐसे दो टुकड़े निकाले, तो इन दोनों का भी रेजिस्टेंस ऑफर करना जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल। ये दोनों भी इक्वल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे होंगे, तो इनका भी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, सिंपल। अब समझो, इनका और ये लोहे का जो ब्लॉक लिए हुए दोनों का डायमेंशन अभी सेम है, ये भी 1 यूनिट वॉल्यूम का है और ये भी 1 यूनिट वॉल्यूम का ही है, लेकिन दोनों का भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो रजिस्टिविटी क्या होता है, रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। और अगर हम लोग कंडक्टर में मटेरियल चेंज नहीं करेंगे तो रजिस्टिविटी चेंज होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन अगर मटेरियल चेंज ना करते हुए भी उसके लेंथ और क्या बोलना चाहिए उसके थिकनेस में अगर चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज होता है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशन पे डिपेंड करता है। रजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। रजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ मटेरियल पे। लोहे का दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे सभी लोहे का रजिस्टिविटी इक्वल, कॉपर दुनिया में जितने हैं सभी का रजिस्टिविटी इक्वल, लेकिन लोहे और कॉपर का रजिस्टिविटी अलग अलग हो जाएगा, लोहे और एल्यूमिनियम का रजिस्टिविटी अलग अलग हो जाएगा। अब समझो, लोहे और कॉपर का रेजिस्टेंस इक्वल हो सकता है, बात समझ में आ रहा है? लोहे का और कॉपर का रेजिस्टेंस इक्वल हो सकता है, डिपेंड कर। अब मान लो कि कॉपर का इतना बड़ा वायर लोहे के इतने बड़े वायर के इक्वल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ठीक है, तो भाई कॉपर का इतना बड़ा वायर ले लिए और लोहे का इतना बड़ा वायर ले लिए, तो दोनों ही डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल के बने होने के बाद रेजिस्टेंस दोनों का क्या हो गया, इक्वल हो गया। लेकिन दोनों का रेजिस्टिविटी किसी भी कंडीशन में इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के नेचर पे या फिर टाइप पे डिपेंड कर रहा है। और कॉपर कभी भी लोहा बनेगा क्या, नहीं बनेगा भाई। आया बात इतना समझ में? तो रजिस्टिविटी क्या होता है, क्लियर हुआ? ये हो जाएगा रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। दिमाग में बिठा करके रखना, रजिस्टिविटी मटेरियल पे ही डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ। लिखे हुए हो कि नहीं, लिखे कि नहीं लिखे, हाँ लिखे हैं, क्लियर। इट ओनली डिपेंड्स ऑन दी टाइप्स ऑफ मटेरियल, ठीक। तो यहां तक में कुछ डाउट है और नहीं? अब कल हम लोग चालू करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे वेक्टर, क्योंकि अब तो रजिस्टिविटी समझ में आ गया, और मैंने बताया कि वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए रो का रिक्वायरमेंट अब तो लिख लेंगे, क्योंकि जे के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है, करंट डेंसिटी हम लोगों ने पढ़ चुका है कल। इसके पहले मैं पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखना था, वो भी हम लोगों ने देख चुका है। एक टर्म बचा हुआ था तुम्हारा रजिस्टिविटी का, मतलब रो का, वो भी बता दिए। अब हम लोग वेक्टर फॉर्म या फिर मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। बहुत ही छोटा है, बहुत ज्यादा हैवी है नहीं। अब माइक्रोस्कोपिक फॉर्म निकालने के बाद फिर एक चीज और हम लोग को क्या बोलना चाहिए, डिराइव करना पड़ेगा। हालांकि इसके बारे में डेरिवेशन हम लोग पहले ही देख चुके हैं, याद करो जब हम लोग ये वीडी
जे, इन सब के वैल्यूज जब दूसरे टर्म के वैल्यू से निकाल रहे थे, जैसे टाउ, ई, कैपिटल ई, एम, एल, इनके टर्म्स में जब निकाल रहे थे, तो मैंने तुमको पहले भी बता दिया था कि कुछ टर्म्स वहां पे कांस्टेंट थे, तो v बाई आई इज इक्वल टू आर आ रहा था वहां पे। अरे बताया था ना, फिर उसमें गोला करके बताया कि आगे में हम लोग इसी को आर मानने वाले हैं, और v बाई आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा तुमको, आर मिलने वाला होगा। क्लियर। और ये रिलेशन किसमें हम लोग देखे हुए थे, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन में देखे हुए थे, निकाल के देखो। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो हम लोगों ने रिलेशन देखा हुआ था, वीडी और आई के बीच में रिलेशन, वीडी को फिर और सॉल्व करके हम लोगों ने ई में चेंज किया था और कैपिटल वी में चेंज किया था, दिखा। और फिर आई इज इक्वल टू वी आर आ रहा होगा। अच्छा चलो, नहीं भी दिखा तो कल दिखाएंगे, फिर कहां कहां पे लिखवाए थे उसको। तो इतने में कोई डाउट और किसी को है तो पूछ लो भाई, अदरवाइज इतने में हो गया तुम्हारा आज का क्लास कंप्लीट। अब यहां से इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। देख लो किसी का कुछ डाउट हो तो पहले चेक कर लो।